दोस्तों नमस्कार। अमेरिका के बस की बात नहीं है कि वो ईरान को पराजित कर दे। अमेरिका की अपनी कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिससे वह होर्मुज़ रूट को क्लियर कर दे। अमेरिका के पास भविष्य की ऐसी कोई रणनीति दुनिया को लेकर नहीं है कि वह ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस से निकालने की दिशा में अमेरिका कुछ करे और वह अमल में आ जाए। अमेरिका के पास कोई प्रोग्राम नहीं है कि जो यूरोपीय कंट्रीज या जो नाटो कंट्रीज ईरान वार के बाद उससे अलग होते चले गए, उन सब के बावजूद अमेरिका अपने आप को इस तरीके से रख पाए कि उसने जो किया सही किया। और फिर पहली बार जब अमेरिकी राष्ट्रपति चीन जा रहे हैं तो उनके हाथ में जीत नहीं है बल्कि हार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 2017 में चीन गए थे, यानी 8 बरस के बाद शिखर सम्मेलन अमेरिका और चीन के बीच होने वाला है। मुलाकात कमोवेश भारत के समय हिसाब से देर रात होगी। पहली मुलाकात होगी, 2 मुलाकातें होंगी, कई मुद्दों पर बात होगी। उसमें ईरान भी होगा, उसमें तेहरान भी होगा, उसमें रेयर अर्थ भी होगा, उसमें ट्रेड डील भी होगी, उसमें टैरिफ का जिक्र भी होगा और उसके जरिए किसानों के लिए क्या क्या माल किस रूप में अमेरिका एक्सपोर्ट करे चीन में, इस पर भी बात होगी। हथियारों की खरीद फरोख्त पर भी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे ही चीन के लिए रवाना होने के लिए अपने एयरफोर्स 1 में कदम रखते हैं, वैसे ही सीआईए की एक रिपोर्ट तहलका मचा देती है। सीआईए की यह रिपोर्ट खुले तौर पर कहती है कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी रक्षा मंत्री जिन बातों का जिक्र कांग्रेस के सामने और व्हाइट हाउस में कर रहे थे उसकी कोई पुख्ता जमीन ही नहीं है। यानी ईरान हार चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ऐसा भी नहीं है। ईरान के क्रूज मिसाइल खत्म हो चुके हैं, ऐसा भी नहीं है। और जिस होर्मुज़ रूट को नाकेबंदी अभी आर्थिक तौर पर अमेरिका ने की हुई है, वो जब चाहे तब उसे मुक्त करा सकता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो क्या वाकई पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने चीन के साथ जो बातचीत होगी उसमें चीन का वर्चस्व कहीं ज्यादा इस दौर में वो साउथ चाइना सी का वक्त हो या फिर पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर उसकी पहुंच और पकड़ हो। और इन सब के साथ जो भारत, ब्राजील, रशिया, ईरान, साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स बनाए हुए हैं, संयोग से उसकी बैठक भी इसी बीच में होनी है जिस वक्त चीन पहुंच रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। दरअसल यह पहली बार होगा जब किसी युद्ध में अमेरिका कूदा और 38 दिनों के युद्ध के बाद उसी ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। और सीज फायर के दौर में जो भी डिप्लोमेटिक कदम उठाने की कोशिश हुई उसका पूरा लाभ ईरान ने उठाया। और ईरान ने उन कदमों को ही नहीं उठाया बल्कि उसके जरिए अपनी पुरानी परिस्थितियों को कहीं ज्यादा मजबूत कर लिया। देश के भीतर यानी ईरान के भीतर जिन 42 जगहों पर मिसाइल प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें से 70% दोबारा सक्रिय हो चुके हैं। होर्मुज़ रूट के इर्द गिर्द जो 33 जगह हैं जहां से मिसाइलें दागी जा सकती है और अमेरिकी युद्धपोत को नुकसान सीधे निशाने पर लेकर तब पहुंचाया जा सकता है जब वह उस सक्रिय रास्ते से गुजरे जिस सक्रिय रास्ते पर नियंत्रण इस वक्त रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का है। वहां पर 33 पॉइंट हैं जिसमें से 30 पॉइंट सक्रिय हो चले हैं। और जिस न्यूक्लियर एस्पेक्ट का जिक्र अमेरिका आज से नहीं पिछले बरस जून के महीने में जब इजराइल ने अटैक किया था और अमेरिका का साथ था, उस वक्त से जिन बातों का जिक्र लगातार अमेरिकी कांग्रेस के भीतर यह कहकर ट्रंप प्रशासन करता रहा कि हमने पूरे तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यह रिपोर्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसी की है। हमें लगता है उस रिपोर्ट के भीतर लिखे गए शब्दों को आप समझें और परखें उससे पहले जरा एक अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए ईरान के भीतर चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो, क्रूज मिसाइल बनाने के तरीके, जरा इन पॉइंट्स को देख लीजिए। पूरे देश के भीतर
जिस कार्यक्रम को रोकने का जिक्र अमेरिका कर रहा और कह रहा था कि हमने खत्म कर दिया, वो सब कुछ सक्रिय है। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट खुले तौर पर इस बात का जिक्र करती है, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छाप दिया, कि दरअसल अधिकांश मिसाइल स्थल जहां पर मिसाइलें बनती हैं, जहां पर लॉन्चर मौजूद हैं, जो कि भूमिगत यानी अंडरग्राउंड बंकर के तौर पर जो भी चीजें ईरान के भीतर मौजूद है उसको दोबारा से ईरान ने हासिल कर लिया है। और इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन जो ईरान की सेना को पूरे तरीके से ध्वस्त या कहें बर्बाद दिखाने के लिए सार्वजनिक दावा कर रहा था, उसको पूरे तरीके से अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने गलत करार दे दिया है। महत्वपूर्ण तो यह भी है कि इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि ईरान ने होर्मुज पर स्थित 33 मिसाइल स्थलों में से 30 तक का परिचालन दोबारा शुरू कर दिया है, यानी 30 जगहों से वह सीधे तौर पर मिसाइल दाग सकता है। और जिस सक्रिय रूट से गुजरने वाले अमेरिकी युद्धपोत तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरीके से यह ईरान के नियंत्रण से उसको मुक्त करा दिया जाए और तेल टैंकरों को कोई खतरा ना हो, तो ठीक इसके उलट जहां पर 30 जगहों पर सक्रियता रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की हो चली है, उसके बाद आप किसी भी युद्धपोत को उस नियंत्रण के दायरे में ला ही नहीं सकते हैं। और अगर लेकर आएंगे तो सीधा हमला आप ही पर होगा। यह मैसेज अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट का है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दरअसल ईरान इन तमाम स्थलों के अंदर जो मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं उसका उपयोग करके मिसाइलों को अन्य दूसरे स्थानों पर वह ले जा सकता है। इसका भी रूट उसने तय किया है। और जो लॉन्च पैड से सीधे मिसाइल दागे जा सकते हैं, इसके लिए एक पुख्ता व्यवस्था की गई है। और जो 3 मिसाइल स्थल पूरी तरीके से अभी भी मुश्किल बने हुए हैं, उन जगहों पर भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में काम तेजी से शुरू हो जाए। यानी इस पूरी प्रक्रिया में जो अमेरिका सीज फायर के जरिए डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को पटरी पर लाने की कोशिश कर भी रहा था, और लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति जो ये कह जिक्र कर रहे थे, हम ध्वस्त कर चुके हैं, हम कभी भी ध्वस्त कर देंगे, वो सारी बातें इसलिए इस दौर में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट्स के जरिए ही खारिज होती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में खुले तौर पर लिखा गया 70% मोबाइल लॉन्चर देश भर में तैनात हैं। यह पूर्व मिसाइल भंडार का लगभग 70% हिस्सा है। यानी इसमें बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है जो क्षेत्र को अन्य देशों पर निशाना बना सकती है, यानी खाड़ी देशों पर जो खास तौर से इस दौर में यूनाइटेड अरब अमीरात पर निशाना बनाया गया, वह इन्हीं जगहों से निशाना बनाया गया। और जो क्रूज मिसाइलों की जो आपूर्ति है, जिनका उपयोग खुले तौर पर जमीन या समुद्र से कम दूरी के टारगेट को लेकर जो साधा जा सकता है, वह भी सक्रिय हो चले हैं। यानी यह रिपोर्ट खुले तौर पर जिन बातों का जिक्र कर रही है, उसमें इसमें साफ तौर पर लिखा गया कि दरअसल यह सिर्फ सैन्य खुफिया एजेंसी ही नहीं बल्कि सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, और जितने भी निगरानी के माध्यम होते हैं उसका यह मैसेज है कि ईरान ने 90% भूमिगत मिसाइल भंडारण जो था, जो उसके प्रक्षेपण केंद्रों तक पुनः पहुंचने की परिस्थिति थी, जिसको माना जा रहा था कि अमेरिका ने रोक दिया है, आंशिक तौर पर या पूरे तरीके से 70 से 80% चालू हो चुके हैं। यानी युद्ध की परिस्थिति अगर इन सब के बीच इससे पहले बहुत दिन हुए नहीं हैं, लगभग 15 दिन पहले रक्षा मंत्री हेक्सेट कह रहे थे और 25 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बकायदा व्हाइट हाउस और कांग्रेस के भीतर जो मैसेज दिया गया था, उसमें यही मैसेज था कि हमने सब कुछ पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है। और कमोवेश इन्हीं बातों का जिक्र करते करते चीन यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी छाती पर जीत का तमगा लेकर जाना चाहते हैं। इसीलिए जब इन सवालों से पूछा गया तो उन्होंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट का जिक्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस दौर में अमेरिका के गोल्डन एज कैसे आ रहे हैं, इकोनॉमिकली अमेरिका कैसे मजबूत हो चला है, और जब एक कमरे के भीतर 2 सुपर पावर मौजूद होंगे, यानी उनका कहना शी जिनपिंग के साथ अपनी मौजूदगी को लेकर है, तो शायद यह बात कहीं व्यापक दृष्टि से पूरी दुनिया को प्रभावित भी करेगी।
यानी ईरान को लेकर जिन बातों का जिक्र वो कर रहे थे उस पर या तो खामोशी है या फिर इस रिपोर्ट के आने के बाद उनके सामने बड़ा संकट है कि अब वो किस रास्ते कैसे जा सकते हैं। यह वाकई महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात शी जिनपिंग से जिस वक्त हो रही होगी उसी वक्त दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही होगी। और ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री तो नहीं आ पाएंगे। उन्होंने कहा कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे हैं इसलिए हम तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन ब्रिक्स के जरिए जिस अल्टरनेटिव करेंसी का जिक्र ब्राजील, रशिया और ईरान कर रहे हैं, क्या उस दिशा में दिल्ली में मुहर लगेगी या यह बात उठेगी, या फिर लगातार ब्रिक्स में जिन बातों का जिक्र है उसमें यह मानकर चला जा रहा है कि खाड़ी देश भी तो ब्रिक्स के सदस्य हैं जैसे ईरान है और दोनों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थिति है तो फिर ब्रिक्स कैसा निर्णय ले तो इस मौके पर खामोशी बरते। यह बात तो लगातार कही जा रही है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति निकलने से पहले 5 बातों का जिक्र करते हैं। कहते हैं जा रहे हैं चीन, ट्रेड पर बातचीत होगी, रेयर अर्थ मिनरल पर बातचीत होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात होगी, ईरान पर बात होगी और ताइवान पर भी बात होगी। और दूसरी तरफ चीन खुले तौर पर कह रहा है कि देखिए ताइवान हमारा हिस्सा है, आप हथियारों की बिक्री वहां मत कीजिए। और अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम 11 बिलियन डॉलर के अमेरिकी हथियार के पैकेज के साथ चीन जा रहे हैं, जिसको चीन विरोध करता है कि आप ताइवान को हथियार नहीं बेचें। यह कॉन्फ्लिक्ट भी है और शायद बार्गेनिंग के सिचुएशन में जो ईरान को लेकर हुआ है उसमें अमेरिका अपना रुख इस तौर पर रखना चाहता है जिससे चीन कम से कम ईरान को लेकर ताइवान के साथ समझौते की स्थिति में आ जाए। यानी ईरान को लेकर चीन समझाना शुरू कर दे कि वह अमेरिका के सामने झुक जाए और तब अमेरिका ताइवान के लिए चीन को इजाजत दे देगा। क्या यह स्थिति आएगी, पूरी दुनिया की नजर इस पर भी टिकी हुई है। लेकिन उसके आगे की परिस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों सुपर पावर के तौर पर पहचान पाते हैं। ट्रेड और टैरिफ विवाद से निकल गया यूरोपीय यूनियन, नाटो कंट्रीज और भारत जैसा देश हालांकि ट्रेड और टैरिफ में अभी भी अमेरिका के साथ खड़ा है, लेकिन दुनिया के अधिकतर देश इस ईरान वार के बीच में अमेरिका के साथ अब ट्रेड और टैरिफ का समझौता करने को तैयार नहीं है। वो अल्टरनेटिव रास्तों को तलाश रहे हैं। तब यहां पर सवाल है कि जिस रेयर अर्थ मिनरल का जिक्र खुद दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो चीन करता है, वहां पर अमेरिका चाहता है कि रेयर अर्थ पर कोई समझौता हो जाए। और इस समझौते का मतलब यह होगा कि वो चिप्स और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए अपने अनुकूल परिस्थितियां चाहता है। और अमेरिका अगर यह सोचकर निकला या अमेरिकी राष्ट्रपति आर्थिक परिस्थितियों को ठीक करने की दिशा से निकले हैं, तो फिर वही सवाल होगा कि क्या ईरान को लेकर अमेरिका के कहे शब्द भी चीन मानेगा, क्योंकि चीन की अपनी इकोनॉमी, उसका अपना इंपोर्ट जो ऑयल प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है वो मैक्सिमम खाड़ी देशों के साथ है और ईरान के साथ उसके जो ऑयल के संबंध हैं उस पर बहुत प्रतिबंध लगाने की कोशिश अमेरिका ने बाखूबी की। चीन के कई प्राइवेट कंपनियों पर उसने सैंक्शंस लगा दिए हैं कि आप तेल वहां से नहीं खरीद सकते हैं। दूसरी बड़ी बात थी कि जो डॉलर के बदले चीनी करेंसी का जिक्र, युआन का जिक्र हो रहा था कि उसमें पेमेंट होगा, यह भी अमेरिका के लिए परेशानी का सबब है। यानी 3 बड़े मैसेज इस दौर में बहुत साफ है। पहला मैसेज, पहली बार एक बड़े युद्ध के बाद दुनिया में कोई मैसेज अमेरिकी हक में नहीं है और बात होते होते अमेरिकी खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट तक ने कह दिया कि ईरान 28 फरवरी से पहले जितना ताकतवर था उस ताकत को उसने इस सीज फायर के दौर में दोबारा से हासिल कर लिया और अब स्ट्रेटेजिकली वो कहीं ज्यादा मजबूत होकर सामने खड़ा है। तो आप युद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे? दूसरा सवाल, अब अमेरिका के सामने डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट और ट्रेड के जरिए या टैरिफ के जरिए अपनी इकोनॉमी को सुधारने और युद्ध में नहीं जाने के परिस्थिति को सही रास्ता बतलाते हुए अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति को कैसे पटरी पर ले आया जाए, इस दिशा में
पूरी नजर अमेरिका की है और वह चीन के साथ भी उसी ट्रेड डील को आगे बढ़ाना चाहता है। और तीसरी परिस्थिति जिसका जिक्र हमने किया, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ताइवान, क्या इन दोनों देशों को लेकर अमेरिका अपने और चीन के हक का जिक्र करते हुए दोनों देशों पर खामोशी बरतेंगे दोनों ही देश? यह सवाल अब ब्रिक्स के हिस्से में आता है और आने वाले वक्त में एससीओ के हिस्से में भी आएगा, जिसकी अगुवाई चीन कर रहा है। तब यह सवाल है कि क्या यह शिखर वार्ता सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जिस तरीके से ईरान को लेकर युद्ध जीतने का ऐलान अमेरिका करते रह गया और उसकी अपनी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट ने बतला दिया दरअसल इसका कोई आधार ही नहीं है, तो ठीक वैसे ही अमेरिकियों के सामने जिस आर्थिक उन्नति का सपना अपनी यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति दिखाकर निकले हैं, क्या वो हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब शायद ये सवाल ईरान को दुनिया के सामने एक नए सुपर पावर के तौर पर स्थापित कर सकता है या नहीं कर सकता है, सवाल इस पर भी आकर खड़े हो चुके हैं। और अगर चीन खुले तौर पर ईरान के पक्ष में रहा, जैसे वो यूनाइटेड नेशन में बैठक के दौरान उसने माना कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हनन किया, उसने ईरान की सोवेरेनिटी पर हमला किया, जो नियम कायदे ईरान को हक दिलाते हैं उसको काउंटर करने की कोशिश इजराइल के जरिए की गई और इजराइल अमेरिका को साथ लेकर खड़ा हो गया, तो ऐसे में पूरे पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट के भीतर अब नए संकेत यही है कि चीन अगर अमेरिका को आईना दिखला देता है इस शिखर सम्मेलन में ईरान को लेकर, तब अमेरिका क्या करेगा। और रेवोल्यूशनरी गार्ड जो इस वक्त ईरान की सत्ता को चला रहे हैं, स्ट्रेटजिकली वो कितने मजबूत हो जाएंगे। और खाड़ी देश, उसमें सऊदी अरब भी है और यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, दोनों इस वक्त दो दिशा में हैं इस युद्ध को लेकर। सऊदी अमेरिका को अब अपनी जमीन तक देने को तैयार नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात ईरान पर हमला करने तक को तैयार। यानी बिल्कुल एक नए वातावरण के भीतर न्यू अलाइनमेंट और न्यू वर्ल्ड पावर इस शिखर सम्मेलन पर उस मौके पर टिक गया जब अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने कह दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति का हर वो दावा जो ईरान को लेकर है वो गलत है, झूठा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।